हाय डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th वाले की ग्रामर का एक पोर्शन कराने जा रहा हूँ, जिससे 3 या 4 क्वेश्चन सिंपली पूछे जाते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है। 4 वाक्य हमें दिए जाते हैं या 5 वाक्य दिए जाते हैं, जिसका हमें इंग्लिश में अनुवाद करना होता है। तो उसके लिए मैं एक टेंस का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। टेंस के बारे में हम जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार का, टेंस क्या होता है। तो सिंपली टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। जो भी काम हम करते हैं, पीछे से करते आ रहे हैं या आगे करेंगे या आप कर रहे हैं, तो ये टेंस के अनुसार ही होता है। तो टेंस के बारे में पढ़ने के लिए हमें सिंपली इसके जानना होगा कि टेंस क्या होता है। टेंस काल है, टेंस को हम काल बोलते हैं, समय बोलते हैं। जिस समय हम काम कर रहे हैं वो टेंस है। और ये कितने टाइप का होता है, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो पूरा हम इसे विद फॉर्मूला के विद मतलब वो सूत्रों के हिसाब से बताएंगे किस तरीके से हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या पढ़ने का तरीका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए बात करते हैं ये टेंस कितने प्रकार का होता है। तो टेंस सिंपली 3 प्रकार का होता है। टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो टेंस होता है आपका वो होता है प्रेजेंट टेंस। ये होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। और दूसरा आपका जो होता है वो होता है पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल। तो ये 3 टाइप का होता है। प्रेजेंट टेंस है, और आपका पास्ट टेंस है, और फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम प्रेजेंट टेंस की, और बात करेंगे यहाँ पर पास्ट टेंस की हम, और यहाँ पर बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। यानी इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे कि कैसे कैसे हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। और जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस क्या है कि हम जो कार्य इस समय में पढ़ा रहा हूँ या कोई काम हो रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस में मतलब मानते हैं। तो प्रेजेंट टेंस भी जो है, प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के पहले प्रकार देख लेते हैं। तो चलिए प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैं अब बात करता हूँ प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे हम। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस मैंने डाल लिया है। और बात करेंगे कितने टाइप का होता है। तो ये सिंपली 4 टाइप का होता है। तो पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप का होता है। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है प्रेजेंट, जिसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। पहला टाइप जो होता है वो इंडिफिनिट होता है। और सेकंड टाइप जो होता है आपका वो होता है, सेकंड टाइप जो होता है आपका, सेकंड टाइप जो होगा वो होगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और चौथा जो होगा आपका, तीसरा जो होगा आपका, तीसरा वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा जो होगा लास्ट आपका वो होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी 4 टाइप के जो आपके होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और
और चौथा आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 टाइप के हमारे प्रेजेंट टेंस होता है। तो प्रत्येक के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, किस तरीके से हम पहचान करेंगे। किसी सेंटेंस को हमें दिया जाता है तो हम किस तरीके से पहचान करेंगे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कौन सा मतलब जो है इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, किस तरीके से हम पहचान करेंगे। और इनके रूल्स भी देखेंगे क्या क्या रूल्स इसमें लगेंगे हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो इसको रफ करते हैं, आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको लिख सकते हैं आप साथ के साथ, मेरे साथ के साथ नोट करते जाएं। तो बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर डाल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये डाल लिया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसकी पहचान के बारे में लिखेंगे कि हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि प्रेजेंट है, या पहचान कर सकते हैं हम किस तरीके से कि हम इस टेंस को किस तरीके से जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूस है या कौन सा टेंस सेंटेंस है। तो चलिए बात करते हैं। तो इसकी लिखते हैं पहचान। पहचान क्या है इसकी कि इस काल के वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये इसकी पहचान हो जाती है कि इस काल के वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो बात करते हैं इनके रूल की, कैसे कैसे रूल हैं, किसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे। तो इनके रूल के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट रूल जो आएगा आपका वो यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहने वाला है। तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट रूल किस तरीके से है। तो फर्स्ट रूल में यहाँ है कि ही सी इट तथा एक वचन नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई या ई से जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि ही सी इट एक वचन नाउन के साथ तथा एक वचन नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो ये पहला रूल हो गया। फर्स्ट रूल में क्या है कि ही सी इट तथा एक वचन नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं,
और जो वर्ब होगी, वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ा जाता है जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है या एक वचन हो तब, यानी ही सी इट एक वचन नाउन के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ा जाता है। सेकंड रूल की बात करते हैं, सेकंड रूल क्या है, तो सेकंड रूल भी लिख लेते हैं यहाँ पर, सेकंड रूल। तो यहाँ बात करते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल में क्या है, सेकंड रूल की बात करते हैं कि जब यदि किसी हिंदी वाक्य की, मान लीजिए सेकंड रूल की बात करते हैं तो आई बी यू दे तथा बहुवचन नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसमें मुख्य क्रिया के अंत में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। जब बहुवचन सब्जेक्ट आ जाता है, आते हैं तो उसमें हमें वर्ब की जो अंत होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम एस या ईएस को नहीं जोड़ेंगे। तो इस तरीके से लिख लेते हैं हम, किस तरीके से कि आई बी यू दे तथा बहुवचन नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इतना दूसरा रूल सेकंड रूल में है, आई बी यू दे तथा बहुवचन नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके अंत में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। तो ये सेकंड रूल हो जाता है कि जब आई और बी यू दे तथा बहुवचन नाउन के साथ जब हम जो प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि एस या ईएस को नहीं जोड़ेंगे। तो बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल में बात करेंगे हम कि जब थर्ड रूल हमारा आता है नेगेटिव के ऊपर, तो नेगेटिव क्या है कि नेगेटिव के ऊपर जब आता है तो हम क्या करेंगे, जब ही सी इट तथा एक वचन नाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं या यू भी दे तथा बहुवचन नाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, जब वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाता है, जब नेगेटिव वाक्य होते हैं तो उसमें किस तरीके से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो थर्ड रूल में बात करते हैं। थर्ड रूल की बात करेंगे तो यहाँ पर डाल लेते हैं थर्ड रूल। तो थर्ड रूल में देखते हैं हम, ही सी इट तथा एक वचन नाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर आगे क्या है कि जब डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा यू आई बी यू दे तथा बहुवचन नाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड नंबर रूल में क्या है कि जब वाक्य हमारा नेगेटिव पाया जाता है, जब वाक्य हमारा नेगेटिव होता है तो किस तरीके से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अगर ही सी इट तथा एक वचन नाउन के साथ हम यदि वाक्य नेगेटिव मिलता है तो वहां पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन आई बी यू दे तथा बहुवचन नाउन है किसी टेंस में और वो वाक्य नेगेटिव पाया जाता है तो वहां पर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 की बात करते हैं हम। यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, ऐसी किसी वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो अनुवाद करते समय
प्रश्नवाचक के स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 4 रूल देख लेते हैं। नंबर 4 रूल क्या है? नंबर 4 रूल के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 रूल क्या है आपका? तो 4 रूल आपका है कि यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। यदि किसी वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग यहाँ पर गलत होता है, प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा 4th रूल हो गया कि यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं और इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे है 4th नंबर रूल में यदि वाक्य की शुरुआत किसी प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो कर्ता के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। 5th रूल की बात करते हैं। लास्ट रूल है 5th रूल। यदि किसी वाक्य के बीचों बीच कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद उपरोक्त वाक्य के तरह लिख देते हैं। बात करते हैं 5th रूल की। 5th रूल में क्या है, लिख लेते हैं 5th रूल। तो 5th रूल की बात करते हैं हम। तो 5th रूल लिख लेते हैं। 5th रूल क्या है कि यदि किसी वाक्य के बीचों बीच किसी वाक्य के बीचों बीच कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वाक्य के शुरुआत में उस शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और पूरे वाक्य को पहले की तरह लिख देते हैं। तो 5th रूल में क्या है कि यदि किसी वाक्य के बीचों बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे और बाद में जो सेंटेंस है उसी को पहले की तरह लिख देते हैं। तो ये 5th रूल के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपने ये सब उतार लिया होगा।
तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इनके अब फॉर्मूले लिख देता हूँ और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रफ करता हूँ और इसके फॉर्मूले आपको लिखवाता हूँ। तो चलिए मैं रफ करता हूँ इसको। तो चलिए अब लिख लेते हैं हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का आएगा, यानी अफर्मेटिव का आएगा सबसे पहले फॉर्मूला अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट तो यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसका फॉर्मूला जो होगा आपका वो होगा सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ई या ES प्लस में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यानी ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसकी दूसरा फॉर्मूला किसका होगा, नेगेटिव का। दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो नेगेटिव का होगा। तो नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला किस तरीके से है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज, जैसे कि मैंने आपको रूल में भी लिखवाया, डू या डज प्लस में नोट प्लस में B1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेगेटिव का। ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की। तो थर्ड नंबर जो होगा आपका वो होगा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव ये फर्स्ट टाइप है। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला होगा तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि डू या डज को रखेंगे हम। सबसे पहले डू या डज को लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा आपका। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, नोट आएगा। अगर नोट है तो नोट आएगा, प्लस में B1 आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस में अदर वर्ड आपका आएगा। तो ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया, यानी इंटरोगेटिव का फॉर्मूला हो गया। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला हो गया। नंबर 4 आपका जो आएगा लास्ट वो होगा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का फॉर्मूला क्या होगा। तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का फॉर्मूला किस तरीके हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड पे पहले लिखेंगे हम। तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में डू या डज लगाएंगे। तो उसके बाद में डू या डज लगाएंगे हम, डू या डज और प्लस में फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आपका B1 आएगा, यानी नोट आएगा, नोट के पास प्लस B1 आएगा, B1 के पास ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये इस तरीके से 4 फॉर्मूले हो जाते हैं आपके इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो ये जो है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 फॉर्मूले हैं। तो आप अच्छी तरीके से इनको लिख लीजिए, हो सकता है आपके ये काम में आए। इसी तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।